देखिए, जब कहीं से अगर आप कमीशन की उम्मीद करेंगे और उस बुनियाद पर काम करेंगे और जब आपको कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा फिर आप उस काम को करना बंद करेंगे। आप मानते हैं कि मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मैं अब इस बात को पूरी तरीके से आपके सामने आप ये मानते हैं कि नेताओं के पास कमीशन आता है? बिल्कुल आता है। इसमें सबके पास ना हो फिर भी बिल्कुल जिला परिषद फैजान के पास भी आता है? नहीं। अब यही सवाल रहा मेरे में और लोगों में कि सीमांचल का जो नाम लेते हैं आजकल के जो युवा साथी हैं, सिर्फ सीमांचल बोलने से होगा नहीं, आपको सीमांचल के तय काम करना होगा। आप किस फंडे पे जा रहे हैं? अभी आपने बहुत सारे चीज़ों पर अभी जस्ट 1-2 दिन का मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ में पड़े हुए हैं यहाँ के युवा, उनके पास काम नहीं है। भाई आप अगर फ्री बैठे हुए हैं तो मैं ये कह रहा हूँ आपके बगल वाले स्कूल में जाइए ना। आप सिर्फ नेताओं से क्यों ऐसी उम्मीद, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, सिर्फ नेताओं से ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों लगाए रखे हुए हैं? आप जो अगर पढ़े लिखे हैं तो आप स्कूलों में जाइए, वहाँ का जायजा लीजिए। आप डीलरों के पास जाइए, कितना अनाज मिलना चाहिए था, आप पहले अपने इलाके को बताइए। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो किनका काम है? इंदिरा आवास में आपका लिस्ट में आपका नाम आया है, नहीं मिल रहा है, वो किनका काम है? सबसे पहले उनको जानना होगा रमेश भाई। आजकल होता क्या है, मान लीजिए विधायक का कोई काम है, उसके लिए एक वार्ड मेंबर को भी वही काम बताया जाता है। हमारे यहाँ के लोगों की जो एक ये बन चुकी है, वार्ड मेंबर को भी वही काम जो एमपी साहब से होगा और जो वार्ड मेंबर से काम होगा वो भी एमपी साहब को वही काम बताया जा रहा है। अब आप एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि क्या सही मायने में नेताओं को कमीशन जाता है? ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है कि कमीशन जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं रमेश भाई, हमारे इलाके के लोग क्या हैं, कोई अगर नाच गाने का प्रोग्राम हो जाए, हमारे यहाँ जेसीबी खुदाई में 400 लोग जमा हो जाते हैं। कहीं पर आपका किसी गली में जेसीबी से खुदाई होगा, वहाँ 400-500 लोग जमा हो जाएंगे देखने के लिए नाला खुदाई हो रहा है। लेकिन वही मुबारक कापड़ी साहब है, मुझे पता नहीं चला कि सीमांचल के लिए जो सोच रहे हैं, जो लोग एक अच्छी सोच लेकर चल रहे हैं, लोगों की भीड़ आ ही नहीं रही है वहाँ पर, लोग उनको सुनना ही नहीं चाहते। तो कुछ ना कुछ हमारे गार्जियंस में भी कमी है। मनरेगा को लुटेरा योजना अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। बखूबी आप भी जानते हैं 7 लाख के स्कीम को 70,000 में निपटा दिया जाता है, बाकी 6,30,000 रुपया झोली में जाता है आप जैसे नेताओं की या फिर जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के। इसमें ठाकुरगंज विधानसभा से फैजान साहब जो कि जिला परिषद है और काफ़ी यंग है, वो हमारे बीच आज है केडीबी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोगों ने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और कुछ बातें रखने का मौका दिया। बहुत कम समय में आपकी एक जो पहचान बन गई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कैसा कुछ रहा राजनीतिक करियर? सब शुरुआत आपने पत्रकारिता से किया था, तो दोनों में के जो गैप है उसमें से मैं चाहूँगा कि अपने अनुभव को आप थोड़ा सा साझा करें। जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि पत्रकारिता और ये जो राजनीतिक करियर है, दोनों का सफ़र का शुरुआत आपका कैसा रहा? 2019 में एक घटना हुआ था, समझिए एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था अपने हिंदुस्तान में। एनआरसी का मामला चल रहा था। उस वक्त हमें लगा कि हमें भी न्यूज़ चैनलों के सामने कुछ बात रखने का मौका दिया जाए। लेकिन होता क्या था, हम थोड़ा सा हाइट में कम हैं तो हमें बहुत सारे चैनल वाले मौका नहीं देते थे। फिर जहन में एक चीज़ आई कि यार जब अगला पत्रकारिता कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमने कोशिश किया कि नहीं, अब हम भी पत्रकारिता के लाइन में आएंगे। फिर हमने दिमाग में एक चीज़ दौड़ाया कि हम तो आ जाएंगे, बोलने की चीज़ें जो है वो कहाँ से आएगी। और जो पत्रकारिता है बहुत आसान लगता है लोगों को देखने में, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हार्ड चीज़ है। फिर हमने एक चैनल का नाम बनाया, वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, खैर। तो वहाँ से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की पत्रकारिता में। कुछ दिनों के बाद 2020 में हमारे यहाँ पूरे बिहार में विधानसभा का इलेक्शन हुआ और विधानसभा इलेक्शन में हमारे ही इलाके से एक प्रत्याशी खड़ा था, जिनका नाम भी नहीं बताना चाहूँगा, वो हमारे इलाके से थे। मैं ये सोचा कि भाई हमारे इस इलाके में जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उनको मौका नहीं दिया जाता है, तो शायद उस कैंडिडेट के अंदर कोई कमी होगा या लोग इस इलाके को नहीं चाहते होंगे। फिर मैंने ये जब लोगों से पता करना चाहा तो वो कहे कि नहीं, अगर कोई एजुकेटेड बंदा आएगा तो हम उनको पसंद करेंगे। तो मैं सोचा कि चलिए, मैं भी एक ग्रेजुएट बंदा था, मैं सोचा क्यों ना इस राजनीति में अपना किस्मत को आजमाया जाए और लोगों का खिदमत करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है राजनीति का। तो मैं ये सोचा और उसी मेहनत से लगातार हम अपने इलाके में बने रहे और कोशिश किया। फिर लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। लोगों की सेवा होना चाहिए, शिक्षित लोग राजनीति में आना चाहिए, कुछ इन्हीं सोचों को लेकर आप राजनीति में आगे आए। जनता की जो उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है और आप अभी के वक्त में जिला परिषद है,
क्या लगता है सारी चीज़ों को किस तरह से आप जनता को दे पाएंगे जो जनता ने आपसे उम्मीद किया होगा और आपने वो वादे किए होंगे, क्योंकि आपका जो मुकाबला हुआ था बड़े बड़े पूंजीपतियों से था, बड़े बड़े लोगों से था, उनमें से एक माफ़ कीजिएगा मैं मामूली कहना चाहूँगा उस वक्त के लिए, एक फैजान मामूली सा एक लड़का जिनका ना शरीर से कोई बहुत ज़्यादा वो है फाइनेंशियल कंडीशन, सारी चीज़ों को लेकर आपने मुकाबला किया जिसकी तारीफ़ होना चाहिए। जनता की उस उम्मीद को आप बरकरार रख पाएंगे आने वाले चुनाव से पहले तक? देखिए रमेश भाई, आपने एक बहुत अच्छा बात कही है यहाँ पर कि जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना। अब जनता आपसे कौन सा एक्सपेक्टेशन कर रही है। अब जनता अगर ये कह रही है कि हमें वो बिल्डिंग बना के दे, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन पे कोई भी भारतीय राजनेता में कोई भी ऐसी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सकता है। लेकिन हम जिन 2-3 मुद्दों को लेकर सामने आए थे कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शिक्षा की कमी है। आप अगर इलाके में जाते हैं और आप पत्रकारिता से पहले आपकी जो ज़िंदगी रही है किसी से छुपी हुई नहीं है, आप इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो एरिया है उसमें काम कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा जो ये मेन स्ट्रीम मुद्दा था कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करेंगे। हम रेगुलर जो भी शिक्षा संस्थान है, जो भी प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट मदरसे हैं, सरकारी मदरसे हैं, कोचिंग्स हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, हम सब जगह तक जाते हैं। और हमारे इलाके में क्या होता है, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो दूसरी टाइप्स की उम्मीदें हैं कि मेरी बेटी का ब्याह होगा तो वहाँ पर नेताजी आएंगे और कुछ चुमाना वगैरह दे के जाएंगे। ऐसी उम्मीदें अगर कोई लगाता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत लोग नहीं कहते लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाएगा कोई भी नेता। बहुत अच्छा आपने बेबाकी से उस बात को रखा, उस पर आना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है मैं वो आपके से करना चाहूँगा कि जो भी नेता हो, चाहे पंचायत चुनाव के हमने मुखियाओं को देखा, नगर में जो चुनाव है उनके चेयरमैनों को मैंने देखा, इससे पहले जो विधानसभा हुए थे उसके पहले जो लोकसभा, सारी चीज़ों में हमने एक चीज़ को नोट किया कि जो नेता जीतता है शुरुआत के 1-2 महीना वो कहता है कि मैं डिलोरे के वहाँ जो अनाज कम दिए जाते हैं वो बंद कराऊंगा, पूरा 5 किलो मिलना चाहिए, तो इत्यादि। मैंने नगर के चेयरमैनों को देखा, वो अस्पतालों में जाए, उन्होंने जायजा लिया। लेकिन आखिर राजनीति की वो कौन सी जड़ी है जो 2 महीने के बाद हमाम में सभी नंगे हो जाते हैं, या ये कहना चाहूँगा जो जुनून पहले के दौर में 1-2 माह रहता है वो आखिर में ऐसी कौन सी जड़ी है जिस जड़ी की तलाश मुझे आज तक है, मैं वो नाम जानना चाहूँगा कि फिर सब एक जैसे हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो 2 महीने के बाद गायब हो जाती है। देखिए, जब कहीं से अगर आप कमीशन की उम्मीद करेंगे और उस बुनियाद पर काम करेंगे और जब आपको कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा फिर आप उस काम को करना बंद करेंगे। आप मानते हैं कि मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मैं अब इस बात को पूरी तरीके से आपके सामने आप ये मानते हैं कि नेता के पास कमीशन आता है? बिल्कुल आता है। इसमें सबके पास ना हो फिर भी बिल्कुल। क्या जिला परिषद फैजान के पास भी आता है? नहीं। अब यही सवाल रहा मेरे में और लोगों में। मैं जो आपको बताने जा रहा था तब तक आप सुने नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आदमी जब निरंतर काम करता है किसी चीज़ पर तो उसको वहाँ से कमीशन की उम्मीद नहीं होगी। निरंतर काम करना। और एक चीज़ क्या होता है, मैंने ताम झाम लेकर कहीं पर बहुत बड़ा गेम प्लानिंग किया और बहुत ज़्यादा लोगों के सामने ये दिखाने का कोशिश किया मैं ये काम कर रहा हूँ, फिर उनके बाद अचानक से गायब हो जाना, ये कमीशन की निशानी है। लेकिन क्या आप देखते हैं कि फैज़ान अहमद जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक क्षेत्र का रिप्रेजेंट होकर रहना चाहता हूँ। मेरी ये कोशिश है कि सीमांचल का जो नाम लेते हैं आजकल के जो युवा साथी हैं, सिर्फ सीमांचल बोलने से होगा नहीं, आपको सीमांचल के तय काम करना होगा। आप किस फंडे पे जा रहे हैं? अभी आपने बहुत सारे चीज़ों पर अभी जस्ट 1-2 दिन का मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ में पड़े हुए हैं यहाँ के युवा, उनके पास काम नहीं है। भाई आप अगर फ्री बैठे हुए हैं तो मैं ये कह रहा हूँ आपके बगल वाले स्कूल में जाइए ना। आप सिर्फ नेताओं से क्यों ऐसी उम्मीद लगाए? सुनिए 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ नेताओं से ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों लगाए रखे हुए हैं? आप जो अगर पढ़े लिखे हैं तो आप स्कूलों में जाइए, वहाँ का जायजा लीजिए। आप डीलरों के पास जाइए, कितना अनाज मिलना चाहिए था। आप पहले अपने इलाके को बताइए, आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो किनका काम है? इंदिरा आवास में आपका लिस्ट में आपका नाम आया है, नहीं मिल रहा है, वो किनका काम है? सबसे पहले उनको जानना होगा रमेश भाई। आजकल होता क्या है, मान लीजिए विधायक का कोई काम है, उसके लिए एक वार्ड मेंबर को भी वही काम बताया जाता है। हमारे यहाँ के लोगों की जो एक ये बन चुकी है, वार्ड मेंबर को भी वही काम जो एमपी साहब से होगा, और जो वार्ड मेंबर से काम होगा वो भी एमपी साहब को वही काम बताया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जानिए कौन से प्रतिनिधि के पास आपका कौन सा काम है। अब आप एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि क्या सही मायने में नेताओं को कमीशन जाता है? ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है कि कमीशन जाता है, लेकिन लेने वाला कौन है अब वो मुझे देखना होगा कि मैं लोगों के सामने इतनी सफाई से जो बयान कर रहा हूँ कि मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अगर एक चीज़ को बदल दिया जाए सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलेगी। अगर आपने रमेश भाई शिक्षा संस्थान को मजबूत कर दिया और अपने इलाके को शिक्षित कर दिया, मैं यकीन से इस बात को कहता हूं कि आने वाले वक्त में सारे भ्रष्टाचारों को खत्म कर दिया जाएगा। शिक्षा पे आपने बहुत सारी बातें कही और आपने कहा कि शिक्षा का स्तर अगर सुधार होता है, अगर शिक्षा का अगर आप बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकता है। एक चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
जो कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं आप, हमारे यहाँ बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं और सारी चीज़ें होती है, लेकिन शिक्षा को लेकर जो प्रोग्राम वो कम होते हैं। एक आपसे इस चैनल के माध्यम से एक हम बात करना चाहेंगे कि कुछ इस तरह के प्रोग्राम साल में 6 बार में होना चाहिए, जिससे यहाँ के वो बच्चे, टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाओं को वक्त कौन देगा, प्लेटफॉर्म कौन देगा, उन्हें तराशेगा कौन, उन्हें सराहेगा कौन। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हो हर साल, उसका एक रूटीन चले कि जो लोग भी जिस क्षेत्र शिक्षा में बेहतर कर रहे हैं उन्हें सम्मान मिले और उसको कोई आगे बढ़कर करना चाहे, तो इसके लिए कोई प्लानिंग, कोई तरीका हो तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को आप। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे बच्चों में बहुत सारी क्वालिटी है जिनको हम लोगों को तराशना चाहिए। ये करियर गाइडेंस का प्रोग्राम होता है, कोई भी बंदा को गोल सेटअप करना होता है। अगर अचानक से आपकी तरफ 3-4 गोल एक साथ आ जाए, आप एक को पकड़ पाएंगे, बाकी को नहीं, यानी तो 3-4 रेगुलर अगर आने का कोशिश करेगा तो आपसे सब छूट जाएगा। तो मैं उन बच्चों के पास जाता हूँ, मुझे आप देखे होंगे अक्सर हाई स्कूलों में जाता हूँ और बड़े बच्चों से मुखातिब होकर ये कहता हूँ कि आप 10th के बाद क्या करना चाहते हैं। पहले अपना तो एक गोल सेटअप कीजिए, आपके करियर के बारे में सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, उनके बाद आपको कोई दिशा देगा। तो हमारे यहाँ के बच्चों में जो चीज़ें हैं, गोल सेटअप का कोई प्रोग्राम नहीं हो पाता है, करियर गाइडेंस का कोई प्रोग्राम नहीं हो पाता है। और जो टीचर्स हैं, खास करके हमारे यहाँ जो ट्यूशन्स का जो इंतज़ाम होता है, 9th के बच्चे, 10th के बच्चे ज़्यादातर कोचिंग्स में जाते हैं, तो उनको, उन टीचरों को भी करियर गाइडेंस के नाम से कभी कोई बेहतर प्रोग्राम कराना चाहिए। प्राइवेट संस्थानों को, सरकारी संस्थानों में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन बहुत लोग उसमें नहीं अटेंड कर पाते हैं। जो सरकारी चीज़ें होती है आज उनको एक तरह का मतलब पीछे दिखा दिया गया। अब हम आपको बताना चाहेंगे, अभी मुबारक साहब आए थे, मुबारक कापड़ी साहब, उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, लेकिन आपको मैं बताऊं रमेश भाई, हमारे इलाके के लोग क्या हैं, कोई अगर नाच गाने का प्रोग्राम हो जाए, हमारे यहाँ जेसीबी खुदाई में 400 लोग जमा हो जाते हैं। कहीं पर आपका किसी गली में जेसीबी से खुदाई होगा, वहाँ 400-500 लोग जमा हो जाएंगे देखने के लिए नाला खुदाई हो रहा है। लेकिन वही मुबारक कापड़ी साहब है, मुझे पता नहीं चला कि सीमांचल के लिए जो सोच रहे हैं, जो लोग एक अच्छी सोच लेकर चल रहे हैं, लोगों के भीड़ आ ही नहीं रही है वहाँ पर, लोग उनको सुनना ही नहीं चाहते। तो कुछ ना कुछ हमारे गार्जियंस में भी कमी है। चलिए बात, सवाल तो बहुत सारे हैं, अगर मैं सवाल करता रहूँ तो सवाल खत्म नहीं होंगे, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इसमें आखिरी में एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप चूँकि प्रतिनिधि है, आपने एक बात कही कि जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जगह जगह जाकर देखे कि स्कूल में शिक्षा हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है जब कोई स्कूल में प्रवेश करता है तो उनसे नोटिस मांगा जाता है, इत्यादि चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, सब पे बात करना पॉसिबल नहीं है। आखिर में जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे एक योजना चलती है मनरेगा, जो कि आप लोग सवाल उठा सकते हैं। मनरेगा को लुटेरा योजना अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, बखूबी आप भी जानते हैं। 7 लाख के स्कीम को 70,000 में निपटा दिया जाता है, बाकी 6,30,000 रुपया झोली में जाता है आप जैसे नेताओं की या फिर जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के। इसमें इसे रोकने के लिए क्या फैजान आलम कुछ कर सकता है? क्या हम उम्मीद करें केडीवी लाइव के माध्यम से हमारे व्यूअर्स इसे सुनना पसंद करेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि मनरेगा जो योजना है उनको लुटेरा योजना बोला जाए, वो आप कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हमारे पास तो कोई भी जिला परिषद सदस्य मनरेगा नहीं करती और मनरेगा उसको खुला भी नहीं। अब रुकिए, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मनरेगा से जो सवा करोड़ का 1 साल में 2 साल में योजना दिया जाता है पंचायतों को, उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं है? आपने सही कहा और ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इनका सेटअप है, बहुत बड़े पैमाने पर। मैं बहुत चीज़ें छुपाना चाहता हूं आपसे, लेकिन आप जब पूछ ही ले, तो बहुत बड़े पैमाने पर इनका सेटअप है और बहुत ऊपर लेवल तक मैनेज होता है। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि मनरेगा कोई लुटेरा योजना नहीं। ये सही है, आपने सही कहा और मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं मैं काम करता मनरेगा का तब भी ये कहता, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप काम 70,000 का हो रहा है और 7 लाख का योजना है। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। और अगर आप भी अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा सकते हैं तो बिल्कुल पहुँचाइए कि ऐसी योजना, जिन योजनाओं को भ्रष्टाचार से जोड़ा जाता है, ऐसी योजनाओं को सरकार बंद करनी चाहिए। अब एक दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ मनरेगा नहीं, हमारे यहाँ जल नल योजना से काम हुआ। एक क्लस्टर 50-50 लाख का, 2 आदमी को पानी नहीं मिल पा रहा है। आप मेरे क्षेत्र में चलिए, बंदर झूला चलिए, डुमरिया चलिए, मालिनगांव चलिए, रसिया चलिए, भौलमाड़ा चलिए, खारूजा चलिए, मैं दूसरे क्षेत्र की बात नहीं करता हूँ। पानी का टंकी लगा हुआ है, 4-5 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। 50-50 का लाख का एक पानी टंकी बना है, लेकिन उनसे लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं। सिर्फ सरकार अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया है, ये सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं हम। तो सरकार जब उनको चाहिए कि हमें अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना चाहिए, तो भ्रष्टाचार वाली योजना को ला करके वो काम करवाते हैं और फिर पैसे को अपने आप ऐंठ लेते हैं। ये थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया, इसके लिए केडीवी लाइव आपका शुक्रिया अदा करती है।
ये थे हमारे कुछ ठाकुरगंज विधानसभा के जिला पार्षद फैजान साहब, जो कि युवा थे और इनके अंदर बहुत सारी उमंगें हैं, बहुत कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं और समाज के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं। आने वाला वक्त ये तय कर पाएगा कि जितना बोलते हैं क्या उतना कर पाएंगे या फिर और नेताओं के तरह इनकी बातें जुमला साबित होती है। खैर, इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको कैसा लगा हमारी बातें और इन सवाल जवाब के दरमियान जो बातें हुई, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप KTV लाइव को YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।